हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज इंडियाज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, अपॉर्चुनिटी एंड ट्रेड ऑफ। इंडिया के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कौन कौन से हैं? अब आपको पहले ये जानना होगा कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बोलते किसको, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या क्या ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ एक ऐसा कीवर्ड है, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो ट्रेड ऑफ वहां पे पढ़ते हो। तो ये पूरा टॉपिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो सकता है, ये पूरा टॉपिक आपका साइंस एंड टेक से रिलेटेड भी हो। सेकंड इज द डोमेस्टिक स्फीयर इन न्यू इंडिया। न्यू इंडिया का डोमेस्टिक स्फीयर मतलब घर के अंदर का माहौल कैसा है, ये सीधे सीधे इंडियन सोसाइटी का टॉपिक है। मॉडल आंसर्स आपको मिलेंगे, जो पहले हमने डीसीए किया था उनमें जो भी क्वेश्चंस दिए थे उनके मॉडल आंसर्स, एंड नए न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस विल बी गिवन, जो भी टॉपिक्स अभी हम लोग कर रहे हैं। Whatever new words, whatever new keywords you are learning on the daily basis, you can mention all those in the comment section. ठीक है, whatever new words, keywords you are learning, सब कुछ comment section में mention. So let's start with the topic number one, India's global capability centers, opportunity and trade-off. इंडिया का ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है एंड ट्रेड ऑफ्स क्या है? So let's discuss about that. The editorial highlights India's growing role as a hub for global capability centers in boosting high-tech service export. अब हम बूस्ट कर रहे हैं किसको? हाई-टेक सर्विस एक्सपोर्ट्स को। सर्विस एक्सपोर्ट्स की बात कर रही है, बट हाई टेक्नोलॉजी वाली सर्विस की बात। जॉब्स एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन, बट इज ऑल्सो रेजिंग कंसर्न अबाउट ओवरलैप्स विद द आईटी सर्विस सेक्टर। अब ये जो हाईटेक सर्विस सेक्टर है, ये आईटी सर्विस सेक्टर के साथ भी क्या हो रहा है? ओवरलैप। कंटेक्स्ट क्या है? इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर हब फॉर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिए हम एक मेजर हब की तरह बन के उभरे। विद 1600 प्लस जीसीसीज अक्रॉस सेक्टर, इंडिया नाउ अकाउंट फॉर 40% ऑफ ग्लोबल जीसीसी। इंडिया में अभी टोटल 40% ऑफ ग्लोबल जीसीसी एंड नियरली 40% ऑफ इंडियाज टोटल सर्विस एक्सपोर्ट, है ना, सेकंड ओनली टू आईटी सर्विस। इंडिया क्या करता है? 40% ऑफ इंडियाज टोटल सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो जीसीसी से जाता है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से जाता है। ठीक, सेकंड ओनली टू इंफॉर्मेशन सर्विस। आईटी सर्विस के बाद सबसे ज्यादा हम ये कैपेबिलिटी सर्विसेज जो होते हैं उसको एक्सपोर्ट। While this signals India's rising role in the global service economy, policymakers worry about overlap with domestic IT service and sustainability risk. तो अब यहाँ पे बार बार एक चीज आ रहा है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। तो ये है क्या, इसके बारे में हम समझते हैं। क्या पहले समझते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कहते किसको हैं? इनको इन हाउस सेंटर्स भी बोलते हैं। ग्लोबल इन हाउस सेंटर आर इन हाउस ऑफ शोर यूनिट्स सेट अप बाई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसीज, जहां पे रिसर्च करते हैं, रिसर्च एंड डेटा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, डिजाइनिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बैक ऑफिस का ऑपरेशन, ये जो काम होता है ये सब किसमें आता है? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में आता है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स सबसे ज्यादा कहाँ होंगे? बताने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा ऑब्वियसली बेंगलुरु में होंगे। बेंगलुरु में है, बेंगलुरु के अलावा मुंबई में है, दिल्ली में है, दिल्ली और एनसीआर के रीजन में, हैदराबाद में है, पुणे में है, चेन्नई में भी है, और बाकी सिटीज में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। आई रिपीट, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स वैसे सेंटर्स है जहां रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है, डेटा एनालिटिक्स होता है, डिजाइन, सप्लाई चेन, बैक ऑफिस ऑपरेशन, ये सारा काम होता है। ये जीसीसी ऑफिस बेंगलुरु, हैदराबाद, ये सारे मेजर सिटीज में है। मेजर कंपनीज कौन कौन सी हैं? हैदराबाद में अमेजन है, गोल्डमैन सैक्स है जो बेंगलुरु और हैदराबाद दोनों में है। उनका लार्जेस्ट ग्लोबल ऑफिस, है ना, वो कहाँ पे है? इंडिया में। दस इंडिया इज बिकमिंग फॉर सर्विसेज व्हाट चाइना इज फॉर टेक हार्डवेयर। अब हार्डवेयर जो आता है वो चाइना से आता है, तो चाइना जो हार्डवेयर के लिए है, इंडिया वो सर्विस के लिए धीरे धीरे बन रहा है भी काफी हद तक। हम लोग मेजर जीसीसी प्लेयर्स में कौन कौन से कंपनीज इंडिया में आती हैं? फाइनेंशियल सर्विस में देखो, एचएसबीसी आता है, अमेरिकन एक्सप्रेस, सिटी बैंक, ठीक है, ये सब कंपनीज आती है। आईटी में आईबीएम, डेल, एक्सेंचर, एचपी। रिटेल में टेस्को, ठीक है। इंटरनेट में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन। आईटी इंफॉर्मेशन इंटरमीडियरीज में फिको, आईआरएल, जिसका नाम में भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा। कंसल्टिंग में मैकेंजी, जेपी मॉर्गन, डेलॉयट, केपीएमजी, ये सब कंसल्टिंग के बिग फोर बोली जाती है, ठीक है। तो ये सारी कंपनी जो है मेजर जीसीसी प्लेयर्स हैं इंडिया में।
तो फैक्टर्स ड्राइविंग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, क्या क्या फैक्टर्स है जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को ड्राइव कर रहे हैं, एक्सपेंशन करा रहे हैं? लार्ज टैलेंट पूल, का टैलेंट पूल क्या है, बहुत लार्ज है। बाय 2027 इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू प्रोड्यूस 18 मिलियन स्टेम ग्रेजुएट्स। 2027 तक इंडिया जो है 18 मिलियन स्टेम ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस करेगा। स्टेम में कौन होंगे? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। 20% ऑफ ग्लोबल सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स आर बेस्ड। 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स कहाँ पे है? इंडिया में ही है। कॉस्ट एडवांटेज इंडिया के पास काफी है। लेबर कॉस्ट जो होता है बाकी कंट्रीज के हिसाब से 40 to 60% लेबर कॉस्ट है। बाकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी यूएस और यूरोप के खर्चे के हिसाब से 50% सस्ता है। रियल एस्टेट रेंटल फार बिलो एशियन हब्स। सिंगापुर वगैरह में रियल एस्टेट का जो रेंट है बहुत ज्यादा है, बट इंडिया में सिंगापुर वगैरह कंट्रीज से काफी कम है। फेवरेबल रेगुलेशन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, स्टेट आईटी पॉलिसीज हैं, ऑफर टैक्स ब्रेक्स एंड सिंगल विंडो क्लियरेंस। टैक्स ब्रेक्स ऑफर करती हैं और सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑफर करती हैं। एक ही विंडो, मतलब एक बार में आपका सारा क्लियरेंस डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाता है। अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, बूस्ट टू सर्विस एक्सपोर्ट को बूस्ट देना। जीसीसी ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर 40% ऑफ इंडियाज टोटल सर्विस। सेकंड ओनली टू आईटी, आईटी के बाद सीधे सीधे जीसीसी ही आता है ना। तो इंडिया का रोल ग्लोबल सर्विस हब की तरह धीरे धीरे स्ट्रेंथन हो रहा है। और ज्यादा यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर का डिजाइन, डेटा एनालिटिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता जाएगा। प्रोवाइड्स इंडियन टैलेंट एक्सपोजर टू कटिंग एज ग्लोबल प्रोजेक्ट। इंडियन टैलेंट्स को कटिंग एज ग्लोबल प्रोजेक्ट का क्या मिलेगा? सीधे सीधे एक्सपोजर। जॉब क्रिएशन एंड टैलेंट रिटेंशन होगा विद 1600 प्लस जीसीसीज अक्रॉस सेक्टर। अलग अलग सेक्टर में 1600 से ज्यादा जीसीसीज हैं, चाहे वो फाइनेंस की बात करो, अपैरल, ये सब सेक्टर है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, शिपिंग, तो ये सारे सेक्टर को काउंट करोगे तो जीसीसी इंडिया में कितना हो जाएगा? 1600 प्लस। बहुत सारा ये लोग व्हाइट कॉलर जॉब देते हैं। व्हाइट कॉलर मतलब पढ़े लिखे इंजीनियर्स को, एमबीए ग्रेजुएट्स को, है ना, ये लोग जॉब प्रोवाइड करते हैं। हेल्प्स रिटेन स्किल्ड प्रोफेशनल इन इंडिया, रिड्यूसिंग ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन जो बाकी कंट्रीज में यहाँ से लोग चले जाते हैं उनको रिटेन करने का काम करते हैं। अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, अब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से क्या अपॉर्चुनिटीज है? पोटेंशियल टू मूव अप, अब हमें वैल्यू चेन में अप मूव कर सकते हैं। इफ स्ट्रैटेजिकली नर्चर, जीसीसी कैन बिकम सेंटर ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन। यहाँ पे नए नए प्रोडक्ट का इनोवेशन हो सकता है, और जब प्रोडक्ट का इनोवेशन होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट होगी। इंडिया कैन शिफ्ट फ्रॉम बीइंग द बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड टू द ग्लोबल इनोवेशन। हम ऑफिस का वर्ल्ड का बैक ऑफिस है, बैक ऑफिस में जहां रूटीन काम होता है, ठीक है, बट हम ग्लोबल इनोवेशन हब बन सकते हैं। ठीक है, एक तरह से हम बैक बोन है, बट हम सीधे सीधे हेड बन सकते हैं जहाँ पे इनोवेशन होगा। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन H1B वीजा। H1B वीजा कौन देता है? यूएस देता है। हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, यूएस जाते हैं H1B वीजा लेके, तो H1B वीजा की जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी अगर हमारे यहाँ ही ऐसे जीसी सेंटर बहुत ज्यादा होने लगेंगे। प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी इन केस ऑफ रेस्ट्रिक्टिव यूएस EU इमिग्रेशन पॉलिसी, वो H1B वीजा ही। अर्बन एंड रीजनल ग्रोथ होगा, अर्बन ग्रोथ बहुत होगा, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम, ऐसे जगह पे और इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, स्किल इंडस्ट्रीज होते जाएंगी। कंसर्न्स क्या है? ओवरलैप विद आईटी सर्विस, आईटी सर्विस के साथ ओवरलैप। जीसीसी एंड आईटी सर्विस फर्म प्रोवाइड सिमिलर आउटसोर्स्ड फंक्शन, क्रिएटिंग डायरेक्ट कंपटीशन। मल्टीनेशनल कंपनीज इंटीग्रेशन इनटू जीसीसी रिड्यूसेस रिलायंस ऑन इंडियन आईटी कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनीज का जो इंटीग्रेशन होगा जीसीसी, इंडियन आईटी कंपनीज पे जो रिलायंस है, रिलायंस मतलब भरोसा, रिलायंस कंपनी नहीं, वो धीरे धीरे क्या होगा? रिड्यूस होगा। ये सब कंसर्न्स में। जॉब क्वालिटी, टायर्ड ऑफ ट्रेंड ऑफ हायरिंग साइंस ग्रेजुएट आर लोअर पे इंस्टेड ऑफ इंजीनियर्स की जगह पे यहाँ पे, है ना, साइंस ग्रेजुएट जो बीएससी एमएससी वाले लोग हैं उनको हायर किया जा रहा है। लिमिटेड इनोवेशन ड्रिवन लीडरशिप रोल, यहाँ इनोवेशन नहीं होगा बट लीडरशिप रोल होगा। इंडिया बेस्ड जीसीसी, इंडिया बेस्ड जीसीसी, ठीक। तो इनोवेशन नहीं होना एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आईपी डेफिसिट, अगर इनोवेशन होता तो जो उससे क्रिएट होता उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते, तो इनोवेशन नहीं है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग मैंडेटरी आईपी लोकलाइजेशन थ्रू स्कीम्स लाइक डिजाइन लिंक इंसेंटिव। स्कीम्स जो है डिजाइन लिंक इंसेंटिव, इससे क्या होना चाहिए? मैंडेटरी आईपी का लोकलाइजेशन। की टर्म क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लीगल राइट्स प्रोटेक्टिंग क्रिएशन सच एज invention, patents and software. What are the concerns and challenges? AI and automation. AI could automate many GCC and IT. AI बहुत सारा GCC और IT फंक्शन को ऑटोमेट कर सकता है।
इंडिया रिस्क बीइंग लॉक्ड इनटू अ लो वैल्यू कॉस्ट आर्बिट्रेज मॉडल वल्नरेबल टू डिसरप्शन। इंडिया जो है डिसरप्शन के लिए क्या होगा, वल्नरेबल होगा। कॉस्ट आर्बिट्रेज किसको, रीलोकेटिंग वर्क टू कंट्रीज विद चीपर लेबर एंड लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट। कंट्रीज को जो भी वहां रिलोकेट किया जाए वर्क को, जहां पे लेबर कॉस्ट क्या है, कम है, ऑपरेशनल कॉस्ट कम है, जहां पे ऑब्वियसली इंडिया में ये दोनों चीजें क्या है, कम है। स्ट्रक्चरल वीकनेस, आईटी सेक्टर में 12,000 ले ऑफ एट टीसीएस हाईलाइटेड वेलनरेबिलिटीज। 12,000 लोगों को नौकरी से निकाला। ओवर रिलायंस ऑन आउटसोर्सिंग हैज लिमिटेड ओरिजिनल इनोवेशन। आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग करके ओरिजिनल इनोवेशन नहीं। अब मैंडेट क्या है, आईपी। आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लोकलाइज किया जाए, स्किल को अपग्रेड कराया जाए। जो भी इंडिया में यूथ्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, एआई, मशीन लर्निंग, प्रोडक्ट डिजाइन, सेमीकंडक्टर रिसर्च, साइबर सिक्योरिटी, सब में स्किल अपग्रेडेशन दिया। आईटी जीसीसी कोलैबोरेशन, encourage IT firms to incubate GCC like innovation, GCC like innovation कराया जाए। Promote product nation visit, shift India's narrative from back office to innovation hub of the world। इंडिया का narrative को shift किया जाए बैक ऑफिस से कहा, innovation hub of the world की तरफ। Balance ecosystem, formulate policies ensuring GCC growth complements not cannibalize the IT service sector। IT सर्विस सेक्टर को बैलेंस किया जाए जीसीसी। तो जीसीसी ग्रोथ कैसे होनी चाहिए, जीसीसी सेंटर एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ डिलेमा भी प्रोवाइड करते हैं। जीसीसी एक्सपोर्ट को बूस्ट करेंगे, जॉब्स को बूस्ट करेंगे, ग्लोबल इंटीग्रेशन करेंगे, बट आईटी सेक्टर के अंडरमाइन होने का भी रिस्क दे। वे फॉरवर्ड लाइज इन ट्रांसफॉर्मिंग कॉस्ट ड्रिवन आउटसोर्सिंग इनटू वैल्यू ड्रिवन इनोवेशन। कॉस्ट ड्रिवन आउटसोर्सिंग को हम वैल्यू ड्रिवन इनोवेशन में आउटसोर्स कर सकते हैं, इंश्योरिंग इंडिया सर्विस सेक्टर ड्राइव्स लॉन्ग टर्म ग्लोबल लीडरशिप का डिजिटल। इंडिया के सर्विस सेक्टर को हम लॉन्ग टर्म ग्लोबल लीडरशिप में लेकर के जाए। दिस इज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, प्रॉफिट सेंटर एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिसर्स और इनोवेशन। ठीक है, सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, द डोमेस्टिक स्फीयर इन न्यू इंडिया। देखो ये डोमेस्टिक स्फीयर की बात है। अब यहाँ पे ये जो ऑथर है, ऑथर का नाम है बृंदा करात। बृंदा करात बहुत ही फेमस ऑथर है, लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन की। वो सोशलिस्ट ओरिएंटेशन की बात करती है, पुअर लोग की बातें करती हैं, वर्कर्स की बात करती हैं, विमेन वल्नरेबल सेक्शंस की बात करती हैं। तो इनके आर्टिकल्स आते हैं, वो काफी यूजुअली अच्छे होते हैं, तो इसको एनालिसिस करते हैं। द एडिटोरियल डिस्कसेस हाउ द डोमेस्टिक स्फीयर इन इंडिया रिमेन्स डीपली अनइक्वल एंड नेग्लेक्टेड। इंडिया का जो डोमेस्टिक स्फीयर है वो कैसे अनइक्वल है एंड नेग्लेक्टेड। इट हाईलाइट्स सिस्टमिक साइलेंस ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। इंडिया का जो स्फीयर है वो डोमेस्टिक वायलेंस पे सिस्टमिक साइलेंस दिखा, सिस्टमिक पूरे सिस्टम का साइलेंस। अंडर वैल्यूएशन ऑफ वुमेन्स अनपेड वर्क, वुमेन अनपेड वर्क का अंडर वैल्यूएशन एंड कॉल्स फॉर कल्चरल लीगल एंड पॉलिसी रिफॉर्म। और कॉल देता है कि हमें कल्चरल लीगल एंड पॉलिसी रिफॉर्म करना चाहिए टू इंश्योर ट्रू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जिससे वुमेन का क्या हो, ट्रू एम्पावरमेंट। व्हाट इज द कंटेक्स्ट? द डिस्कोर्स ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया हैज लॉन्ग बीन इंटेंगल्ड विद पॉलिटिकल एजेंडा। वुमेन एम्पावरमेंट का जो डिस्कोर्स है इंडिया में वो इंटेंगल्ड है, कहा, पॉलिटिकल एजेंडाज के साथ, कल्चरल आइडियोलॉजीज के साथ एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इन रिसेंट ईयर, particularly under the current regime, the rhetoric of Nari Shakti मतलब women's power and women-led development has gained prominence in public narrative। ठीक है, नारी शक्ति की बात हम लोग जरूर करते हैं। Yet beneath this rhetorical veneer lies a glaring contradiction। भले ही हम रिटोरिक दे रहे हैं, रिटोरिक मतलब ऐसे नारे लगा रहे हैं, ठीक है, रिटोरिकल चीजें दे रहे हैं, बट उसके नीचे लाई करता है ग्लेरिंग कॉन्ट्राडिक्शन, चमकता हुआ कॉन्ट्राडिक्शन। The persistent neglect and devaluation of women lives and labor within the domestic sphere में उनका लाइफ और लेबर डीवैल्यू किया जाता है, डीवैल्यू। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकड्रॉप क्या है? अंबेडकर्स हिंदू कोड बिल। अंबेडकर की बात करते हैं, अंबेडकर के टाइम देखो 5 फरवरी 1951 की बात करते हैं, ये रहे डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, अंबेडकर हिंदू कोड बिल रिफॉर्म, डिवोर्स राइट, कास्ट मैरिज वेर स्ट्रांगली अपोज्ड बाय कंजर्वेटिव। जब अंबेडकर साहब हिंदू कोड बिल रिफॉर्म लेके आए थे तो कंजर्वेटिव फोर्सेस, वृंदा करात के हिसाब से, जो लोग अब सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने वाली, पुराने कल्चर को प्रोटेक्ट करने वाली बातें करते हैं, भले ही कल्चर गलत क्यों नहीं हो, उसको क्या बोलता है? कंजर्वेटिव फोर्स। करंट पैरेलल्स क्या है? रेजिस्टेंस टू क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल, है ना, करंट अभी फिलहाल में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने में रेजिस्टेंस आ रहा है।
मैरिटल रेप को लॉ बना के क्रिमिनलाइज नहीं किया जा पा रहा है। अटेम्प्ट्स टू डाइल्यूट डोमेस्टिक वायलेंस लॉ अंडर द मिसयूज आर्गुमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस लॉ को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है कि मिसयूज बहुत हो रहा है। प्रेशर ऑन वुमेन टू स्टे इन अब्यूजिव मैरिज ड्यू टू सैक्रामेंटल नोशन ऑफ मैरिज। मैरिज क्या है? सैक्रामेंटल है, सैक्रेड है, पवित्र है, तो उसके नोशन के अंदर यहाँ पे सीधे सीधे बोला जा रहा है कि वुमेन को भले ही अब्यूजिव मैरिज में रहिए, भले ही आप परेशान हो रही हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन स्पाउसल जो वायलेंस है ना, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो क्या कहता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जो 2015-16 का डेटा देता है 31% था, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में 29.3%। तो 30% स्पाउस जो है वो स्पाउसल वायलेंस फील करते हैं। डाउरी डेथ 7,000 वुमेन डाई एवरी ईयर, 35,000 लाइव लॉस्ट इन 5 ईयर, 5 ईयर में 35,000 लाइव लॉस्ट हो चुका है। Domestic violence, NFHS 5, 29% of women reported spousal violence, but only 14% filled with complaints। लेकिन 29% में सिर्फ 14% ने कंप्लेन फाइल किया, बाकी लोगों ने कंप्लेन भी फाइल नहीं किया। क्राइम रिकॉर्ड्स 1/3 ऑफ 4.45 लाख केसेस अगेंस्ट वुमेन आर रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस। 1/3 जितने केसेस होते हैं उसमें 1/3 केस डोमेस्टिक वायलेंस के होते हैं, ये एनसीआरबी बोलता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। 1/3 मतलब 1/3 तो फैमिली में ही उसको हैरेस कर दिया। द जेंडर्ड बर्डन ऑफ वर्क, वुमेन्स लेबर एंड टाइम यूज, ये टाइम यूज सर्वे 2024 राइटिंग है। टाइम यूज सर्वे को हमने, जब ये टाइम यूज सर्वे आया था तो हमने इसको एनालिसिस किया था, बट वापस से देख लेते। पेड वर्क, 25% वुमेन एम्प्लॉयड जो 5 घंटे हर दिन काम करती हैं, और 75% मैन 8 आवर्स पर डे काम। पेड वर्क, पैसा जहां मिल रहा है। 23% वुमेन इन फैमिली एंटरप्राइज काम कर रही है 2 घंटे, मैन 14% काम कर रहे हैं। अब अनपेड वर्क की बात, अनपेड 93% वुमेन 7 आवर पर डे काम कर रही है। अनपेड वर्क, घर का खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, केयर करना बच्चों का या एल्डरलीज का। 70% में डू नन, है ना। 70% मैन घर पे कुछ नहीं कर रहे, अनपेड डोमेस्टिक वर्क में कुछ नहीं कर रहे, नथिंग। दोज हु डू, दे डू लेस देन 1.5 आवर्स पर डे। अनपेड केयर गिविंग, केयर देना, है ना, एल्डरली वगैरह को 41% वुमेन केयर देती हैं, 2.5 आवर्स पर डे देती है। 21% मेयर देते हैं, बच्चों को या एल्डरली को 1 आवर पर डे देते हैं। ओवरऑल वुमेन्स टोटल वर्किंग आवर एक्सीड्स मैन, बट वुमेन गेट लेस टाइम फॉर रेस्ट एंड लेजर। वुमेन के पास टाइम कम है रेस्ट के लिए, लेजर के लिए। ये आप GS1 में ये डेटा आप उठा के डायरेक्टली चिपका दो। State narrative and the glorification of inequality. The government's framing of the TOOS data further illustrates the institutionalization of gender bias. Gender bias का institutionalization को क्या किया जाता है? In February 2025, the Press Information Bureau held the finding as evidence of the Indian social fabric, celebrating women's disproportionate role in caregiving as cultural virtue rather than systemic inequality. जो वुमेन का रोल है केयर गिविंग का, उसको कल्चरल वर्च्यू बोला जाता है रादर देन सिस्टमिक इनइक्वालिटी। सिस्टम ने इनइक्वल उसको बना दिया। द मीगर कंट्रीब्यूशन, मीगर मतलब बहुत लिटिल, अल्प, मीगर मतलब अल्प, अल्प, अल्प कंट्रीब्यूशन ऑफ मेन टू डोमेस्टिक लेबर वाज प्रेजेंटेड एज अ पॉजिटिव फीचर ऑफ फैमिली लाइफ। अगर घर पे मेन कम काम कर रहे हैं तो इसको पॉजिटिव फीचर दिखाया जाता है। Deliberate glorification of inequality transforms structural operation into cultural pride. जो स्ट्रक्चरली ऑपरेस्ट किया जा रहा है वुमेन को, उसको कल्चरल प्राइड बना दिया जाता है। शील्डिंग पैट्रियार्कल नॉर्म्स फ्रॉम क्रिटिक, पैट्रियार्कल नॉर्म्स को क्रिटिक से शील्ड कर दिया जाता है। इकोनॉमिक अंडर वैल्यूएशन ऑफ वुमेन्स वर्क, द इनविजिबिलिटी ऑफ वुमेन्स अनपेड वर्क is not merely cultural, it is economic. 2023 State Bank of India study estimated that monetizing unpaid domestic work would add 7% to India's GDP। अगर अनपेड डोमेस्टिक वर्क को पैसा दिया जाए, फॉर एग्जांपल घर में जो हाउसवाइफ काम करी उनको 10,000, 15,000, 20,000 उनको अगर पैसा दिया जाए, मोनेटाइज किया जाए, जो भी मार्केट रेट है उसके हिसाब से, ठीक है, आप ज्यादा भी नहीं दे सकते हो क्योंकि मोनेटाइजेशन मतलब उसके हिसाब से, तो 7% इंडिया का GDP बढ़ जाएगा, ठीक है, अमाउंटिंग टू 22.5 लाख करोड़ एनुअली। Yet because women's work is excluded from wage structure, it serves as an invisibly subsidy for both the state and capital. State के लिए भी और capital के लिए भी एक subsidy जैसा दिखता है। Minimum wages are calculated on the basis of male subsistence. Minimum wage
मेल सब्सिस्टेंस के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। प्रिज्यूमिंग वुमेन्स अनपेड लेबर विल सस्टेन फैमिलीज, वुमेन का जो अनपेड लेबर है फैमिली को सस्टेन करेगा। इन दिस वे पैट्रियार्की एंड कैपिटलिज्म कन्वर्स, तो ये अगेंस्ट कैपिटलिज्म लिखती है। पैट्रियार्कल नॉर्म्स naturalize women's unpaid contribution while capitalist structure profit from the their undervaluation। कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर क्या करेगा, प्रॉफिट कर रहा है देयर अंडरवैल्यूएशन की वजह से। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए टुवर्ड्स एन ऑल्टरनेटिव विजन। फर्स्ट, वायलेंस विद इन होम्स मस्ट बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रक्चरल इशू। ये किसी एक घर का नहीं है, ये घर का स्ट्रक्चर का इशू है। स्ट्रक्चर मतलब डिजाइन नहीं, घर का डिजाइन नहीं, वहां मेल जो है डोमिनेंट है उसका इशू है। with proactive legal and social mechanism to protect women। proactive legal and social mechanism होना चाहिए, legal mechanism है और proactive होना चाहिए और social mechanism। second, women's equal right to work must be affirmed। women का equal right to work affirmed होना चाहिए with guarantees of equal pay। third, universal child care and elder care facilities provided by the state can redistribute caregiving responsibilities। अगर स्टेट मतलब गवर्नमेंट चाइल्ड केयर और एल्डर केयर फैसिलिटीज को यूनिवर्सल बनाता है, मतलब ऐसी फैसिलिटीज खोलता है स्टेट, तो एक तरह से केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सिर्फ विमेन पे नहीं आएंगे। फोर्थ, रॉबस्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। फाइनली, कल्चरल नैरेटिव्स मस्ट बी ट्रांसफॉर्म टू नॉर्मलाइज द इक्वल शेयरिंग ऑफ डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चैलेंजिंग द ग्लोरिफिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी के ग्लोरिफिकेशन को चैलेंज करना। व्हाट इज द कंक्लूजन? डोमेस्टिक स्फीयर इज नॉट अ प्राइवेट स्पेस बट अ पॉलिटिकल वन, है ना। पर्सनल इज पॉलिटिकल। जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं, जो लोग फेमिनाइजेशन पढ़े हुए हैं, फेमिनिज्म, उनको ये समझ में आ रहा होगा कि डोमेस्टिक स्फीयर भी प्राइवेट नहीं है, पॉलिटिकल ही है। मतलब वो एक जगह एक घर का प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरे हर घर का प्रॉब्लम। द ग्लोरिफिकेशन ऑफ वुमेन्स अनपेड लेबर एज कल्चरल वर्च्यू, द साइलेंस ऑन डोमेस्टिक वायलेंस and the undervaluation of care work all reveals a systematic effort to subordinate women while profiting from their contribution। True women's empowerment requires dismantling the cultural, economic, legal structure that invisibles and undervalue women। ठीक है, एसेज वगैरह में बहुत अच्छे से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब देखो, कल हमने जो टॉपिक किया था सिटीज के बारे में, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, दिस इज द मॉडल आंसर दैट यू कैन राइट। ठीक है, और लास्ट में एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कैन मेंशन। Second is short-term profit-seeking inflows are replacing long-term strategic FDI। Critically analyze this trend and its implication for India's economy। India received gross FDI inflow of $81 billion। ये डेटा है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। क्रिटिकल एनालिसिस एंड लास्ट में इम्प्लीकेशन, वे फॉरवर्ड। ठीक है, आज के दो क्वेश्चन क्या है? आज के दो क्वेश्चन एक वुमेन रिलेटेड होगा कि डिसमेंटल कल्चरल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर that invisible women work, and second, India is emerged as a global hub for global capability center। These two questions you need to answer। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे और इसका आंसर आपको कब मिलेगा? नेक्स्ट डे। थैंक यू विंजय।